चलो देखो देखो, पेन वहीं पे रखा है क्या? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग 20 अगस्त 2023 को होने वाले ऑफलाइन मोड में सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट 1 को करेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। जो शुरू के 15 प्रश्न हैं वो पार्ट 1 है और जो 16 से 30 तक हैं वो हमारे पार्ट 2 इट मींस पेडागोजी से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं जल्दी से पार्ट 1 को क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है कि सीटेट में जो पहला प्रश्न आता है वो हमारा कहां से पूछा जाता है? विकास से। और ये कह रहा है कि विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक, विकास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां विकास का नाम नहीं लिया गया है, किंतु बात किसकी की जा रही है? विकास की ही बात की जा रही है, क्योंकि ऑप्शंस में विकास दिया हुआ है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। सबसे पहला तरीका क्रमबद्ध मतलब शारीरिक, फिर मानसिक, फिर सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तो यह कथन सही नहीं है। विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो प्रश्न में जो पूछा गया था वो ऑप्शन हमको मिल चुका है। अब हम आगे भी पढ़ सकते हैं। क्या है? विकास के क्षेत्र एक दूसरे से निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर, बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास होने में दिक्कत होती है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक बच्चे में जो विकास की गति है वो अलग अलग तरीके से होती है। यह भी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? बी वाला ऑप्शन हमारा विकास के लिए सही नहीं है। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? संवेदनशील मतलब जिसमें भाषा का विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। मतलब सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है? यह प्रश्न मैं आपको 4 बार पढ़ा चुका हूं कि भाषा विकास की सबसे उत्तम अवस्था, सबसे अच्छी अवस्था 2 से लेकर के 6 वर्ष तक, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर क्या है? सामाजिकरण से प्रश्न आया है। चैप्टर का नाम है सामाजिकरण। 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, बीच में और लगा है, और बात किसकी कर रहा है? द्वितीयक की। तो परिवार है तो ये प्राथमिक है, इसे कट कर दो। फिर क्या है? अभिभावक जो होते हैं वो भी परिवार से संबंधित होते हैं, इसे कट कर दो। फिर यहां परिवार दिया है, इसे कट कर दो क्योंकि परिवार प्राथमिक होता है। अब बचा कौन सा? सी वाला। स्कूल और धर्म बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक कारक होते हैं या द्वितीयक इकाई के रूप में होते हैं। हमने आपको बताया है कि परिवार को छोड़ के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सेकेंडरी यूनिट में, सेकेंडरी डिजिट में आप उसको प्रयोग कर सकते हो। किसके? सामाजिकरण के। अब आइए देखते हैं जो चौथा प्रश्न है वो क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में सीखते हैं? आपको पता है कि संरक्षण का गुण, आपको पता है कि संरक्षण का गुण, आपको पता है क्रमबद्धता का गुण, आपको पता है रिवर्सिबिलिटी जिसे आप पलटावी कहते हो। ये सारे गुण हमारे किस में आते हैं? मूर्त संक्रियात्मक में आते हैं। जो हमारा संवेदी गामक है ये पहली अवस्था है, इसमें हम वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकात्मक खेल, जीववाद, ये सब आते हैं। अमूर्त में अमूर्त क्रियाएं आती हैं, सोचना, चिंतन करना। मूर्त में ये सारी चीजें आती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें से एक संरक्षण पूछा है। संरक्षण का मतलब अगर हम ये मतलब 2 लीटर पानी को अलग अलग बर्तन में रख दें तो बर्तन बड़ा होने से पानी बड़ा नहीं हो जाएगा, वो सेम वाटर रहेगा, क्वांटिटी उसकी सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की कि 5वां प्रश्न क्या कहता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक में वर्गीकरण कर लेगा। ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। आपको पता है कि इस अवस्था में अभी वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा, क्रमबद्धता कर लेगा। मूर्त संसाधन देना, दिखा के पढ़ाना, ये सब हो जाएगा। अमूर्त ये
इसके आगे की अवस्था है, जीन पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। अब हम बात करते हैं छठवें प्रश्न की, कि छठवां प्रश्न क्या कहता है। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, गलत है। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, यह भी गलत है। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, ठीक है। उनकी आत्मकेंद्रिता जो इगोसेंट्रिक शब्द है, ये जीन पियाजे ने प्रयोग किया था, इसलिए इसे भी हम कट कर देते हैं। अगर ये कहीं सेल्फ रेगुलेशन लिखा होता, प्राइवेट स्पीच लिखी होती, तो ये हो जाता। अब हम इसमें किस में टिक लगा देंगे, डी वाले में, जो उनकी सोच को नियमित करने में मदद देता है। आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा तेज आज हम प्रश्नों को कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, आपका एग्जाम आ चुका है, इसलिए बहुत आपका समय नहीं लिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत भाषा को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं सीखा जा सकता। आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया, व्यक्तिगत भाषा पर किसने जोर दिया, लेव वाइगोस्की ने। और ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं, इन्होंने नैतिक विकास दिया, इन्होंने नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत की थी। तो जो ये प्रश्न है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल, वो लेव वाइगोस्की से संबंधित है, उनके सिद्धांत का नाम है। 8वें प्रश्न को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास, अभी मैंने आपको बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किस सिद्धांत को दिया है, नैतिक विकास के। किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है, मतलब किस अवस्था में बच्चा यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो अब ये दूसरी अवस्था में है, कन्वेंशनल स्टेज के दूसरे उपभाग में है, और कन्वेंशनल स्टेज के दूसरे उपभाग का नाम हमारा क्या है, सामाजिक क्रम। जो पहला उपभाग है उसका नाम है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, दूसरा उपभाग ये है। आज्ञा पालन पहला है, प्री कन्वेंशनल का भाग है, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये पोस्ट कन्वेंशनल तीसरी अवस्था के सब स्तर हैं, सब लेवल हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी भी वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, समाज पे डिपेंड है, जिसे सामाजिक समझौता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा तार्किक गणितीय, ये कह रहा है जिस बच्चे को गणित ज्यादा आती है उसका निम्नलिखित में से कौन सा गुण होगा, ठीक। मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य और संवेदनशीलता, ये भाषाई होगा। ध्वनि और ताल के पर संवेदनशीलता, ये म्यूजिकल होगा। फिर क्या है, स्थानों के पैटर्न को पहचानना, ये स्थानिक बुद्धि होगी। गणितीय और तार्किक कह रहा है, आपको पता है कि जो व्यक्ति मैथमेटिकल माइंड वाला होता है वो अपनी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर लेता है, और किसी समस्या पर एक्सप्लेनेशन अच्छी दे लेता है, उसके अंदर रीजनिंग करने की योग्यता होती है। तो यहां पे हम कौन सा टिक लगाएंगे, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मुद्दों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कला उसके अंदर होती है, जिसके अंदर गणितीय बुद्धि होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है उसमें हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से डिस्कशन करके सीखते हैं। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। निष्क्रिय को कट कर दीजिए, केवल अधिगमकर्ता कट कर दीजिए। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा ऐसा नहीं होता है, अंतःक्रिया के द्वारा ही हम सीखते हैं प्रगतिशील कक्षा में। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। क्या है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई गणित का टीचर है तो लड़कियों से उसे बहुत कम प्रश्न पूछना चाहिए। क्या ऐसा आपको करना चाहिए? तो पहला सेंटेंस ही गलत हो गया। दुर्व्यवहार तो आपको करना ही नहीं है, ये तो सोचना ही नहीं है कि लड़कियों को गणित नहीं आती है। फिर क्या है, लड़कियों में गणित को समझने में अनुवांशिकता क्षमता कम होती है, मतलब लड़कियां जन्म से गणित नहीं सीख पाती हैं। अभी आपने देखा ही नहीं कि लड़कियों की मैथ कितनी तेज होती है। आई थिंक ये जो दोनों
सेंटेंस लिखे हैं वो गलत हैं, इसलिए हम डी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं बिना अपना कुछ सोचे अपने हिसाब से। ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, इसलिए ए और आर दोनों गलत हो जाते हैं। इसमें कोई सही बात की नहीं गई है, रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है, लड़कियों को लड़कों से कमजोर समझा गया है। ठीक है, फिर क्या है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? आपको पता है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे को त्रिभाषा सूत्र या बहुभाषावादी बनाना चाहिए। बहुभाषावाद समस्या नहीं बल्कि एक समाधान है। वो विश्व के किसी भी देश में जाके रोजगार कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, भारत के किसी भी राज्य में जाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है इफ उसके पास क्या है, मल्टीलिंग्विज्म, भाषावादी है, बहुभाषावादी है तो। ठीक है, अंबेडकर जी को 21 भाषाएं बोलनी आती थी, इसलिए वो पूरे भारत में भ्रमण कर सकते थे आराम से। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य डर पैदा करना है, बिल्कुल गलत बात है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को शर्मिंदा करना है, यह भी गलत बात है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना है, बिल्कुल नहीं। ना तो डर पैदा करना, ना तो शर्मिंदा करना, ना तो किसी से किसी बच्चे की तुलना करना। जाहिर सी बात है, जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य है? अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, मतलब किस किस तरीके से हम सीख रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, ये बात मूल्यांकन के दौरान, इवैल्यूएशन के दौरान शिक्षक के द्वारा बताई जाती है, तो वो और अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक, अब आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक सोच का मतलब जिसमें बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, अपने तर्क का प्रयोग करे। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, ठीक है। फिर क्या है, 328 को 984 से गुणा करो, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों पे अभी हम सोच सकते हैं। फिर क्या है, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव से विश्लेषण करो। जिस पे हम ज्यादा काम करेंगे, देखिए यहां हम गुणा कर सकते हैं आराम से, ये समालोचनात्मक चिंतन नहीं है। सौर मंडल का एक चित्र बना सकते हैं, ये भी समालोचनात्मक चिंतन नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जिस चीज की व्याख्या हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, चिंतन का प्रयोग करके, सोच करके अपने से एक समाधान तक पहुंचते हैं। तो ये जो शहरी और वैश्वीकरण से जो रिलेट कर रहा है, ये समालोचनात्मक चिंतन को डेवलप करेगा, ठीक है। तो 14 का डी हो जाएगा हमारा। आखिरी प्रश्न आज का, इसके बाद हम लोग आपसे कल मिलेंगे और आगे के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी करेंगे या इसका पार्ट 2 करेंगे जो पेडागोजी से संबंधित है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए शिक्षक को, मतलब विभिन्न अधिगमकर्ता का मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सब अलग अलग हैं। हमेशा पढ़ाते समय ये ध्यान रखिए, प्रत्येक बच्चे की विशेषता अलग अलग है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन कोई किसी से कमजोर नहीं है। किसी की उपेक्षा, शर्मिंदा, तुलना नहीं करना है। फिर देखिए क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। आपको पता है कि उपेक्षा नेगेटिव है, जो पहले से ही बच्चे सीख कर आए हैं उसकी आपको उपेक्षा मतलब हंसी मजाक नहीं उड़ाना है। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, मतलब ये एनईपी 2020 कहती है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान उनको सिखाइए। अगर उसको चिड़िया के बारे में उड़ना पता है, गिलहरी के बारे में पता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और बता दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। इसका मतलब जो वो पहले से जानते थे उसी से रिलेट करके हमने उसको नई चीज पढ़ाई। तो क्या करना चाहिए? ये एकदम सही है, जिसमें पूर्व अनुभव को भी शामिल किया जाता है। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। जब व्यक्तिगत भिन्नता है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग है, तो एक समान पैमाना कैसे लाया जा सकता है? फिर क्या है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत तो आपका दुश्मन है, इस शब्द को तो कभी सिलेक्ट ही मत करिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पूर्व अनुभव से नए अनुभव को जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपने देखा कि 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट 1 को हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम पार्ट 2 को लेकर के आएंगे। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपको सारी चीजें समय पे उपलब्ध हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।